हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उसके लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है, जिसमें डेली वीडियोस आती हैं। एंड जिस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो जीएस से रिलेटेड होते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनसे रिलेटेड अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का विश्लेषण किसने किया है? भूमिका की आंतरिक संरचना का विश्लेषण किसने किया है? AR रटक्लिफ ब्राउन ने, C लेवी स्ट्रॉस ने, योगेश अटल ने या फिर SF नाडेल ने? तो यहाँ पर भूमिका की आंतरिक संरचना का जो बात है, अध्ययन है, वो नाडेल ने किया है। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने भूमिकाओं के संपादन के आधार पर ही कहा है कि जो संबंध बनते हैं उनके द्वारा समाज में व्यवस्था आती है और ये जो संबंध होते हैं ये क्रम विन्यास में होते हैं और यही आगे जाकर संरचना बनाते हैं, इन्हें ही हम संरचना कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया में संपर्क समाहित है और संपर्क हेतु आवश्यकता है। भौतिक माध्यम की एक शरीर का दूसरे पर सीधे प्रभाव, भौतिक माध्यम और शरीर पर प्रभाव, ना तो भौतिक माध्यम और ना ही प्रभाव। तो यहाँ पर सामाजिक अंतरक्रिया में संपर्क समाहित है और संपर्क के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक शरीर का दूसरे पर सीधे प्रभाव। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर राइट आंसर कूले हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, ये बुक किसकी है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की, जेम्स फ्रेजर की, इवांस प्रिचार्ड या फिर बी मेलोनोवस्की की? तो जो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ये बुक किसकी है? यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की। इसके अलावा इनकी एक और बुक इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये इनकी स्ट्रॉस की बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। इन सारी बुक्स को आपको याद करना है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, टॉनीस के अनुसार संघ का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक हित, आर्थिक हित, परंपराएं या फिर राजनीतिक हित? तो संघ का आधार क्या है? यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सामाजिक हित होगा। ऑप्शन ए यहाँ राइट है आंसर। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। मैके पर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार की पूर्व अपेक्षा कौन सी है? तो यहाँ पर सापेक्ष वंचन होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक संपर्क, सांकेतिक अथवा सार्थक संपर्क, आमने सामने का संपर्क, भौतिक और सार्थक संपर्क? तो यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सांकेतिक अथवा सार्थक संपर्क होगा। एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अग्रिम समाजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? शिक्षा का, संदर्भ समूह व्यवहार का, पारिवारिक लालन पालन का या फिर विचलित व्यवहार का? तो जो अग्रिम समाजीकरण है उसका क्या परिणाम है? संदर्भ समूह के व्यवहार का। यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें आमने सामने के और प्रगाढ़ संबंध पाए जाते हैं? परिवार में, स्कूल में, फुटबॉल फेडरेशन में या फिर वकीलों का संघ में? तो यहाँ पर राइट आंसर परिवार होगा। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ नहीं है? तो संघ, संस्था, समिति, ये क्या है? इनसे रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं।
प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर विशेषताएं पूछी जाती हैं, क्या विशेषताएं हैं, और आप को ये पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा एक संघ नहीं है, तो यहाँ पर पड़ोस नहीं है, ठीक है, बाकी के सारे हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन यह मानता है कि सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके आधार पर प्रारूप यानी विधि से संबंधित है। जीपी मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर एम एन श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिर सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ब्राउन, मेलानोव्स्की, ठीक है, आपका रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल हो गया, लेवी स्ट्रॉस हो गया, इनसे रिलेटेड एक गिडेंस हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स जो बातें हैं, ठीक है, क्या कहना है इन समाजशास्त्रियों का, तो उससे अलग वीडियोस बने हुए हैं, 2-3 हैं आई थिंक, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मेलानोव्स्की हो गया, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, स्पेंसर हो गया, दुर्खीम हो गया, गिडिंग्स हो गया, कोजर, डेहरनडॉर्फ, ठीक है, थिंकर से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भूमिका विन्यास में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण किसने किया है? नाडेल ने, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन या फिर मैकेवन ने। तो यहाँ पर जो भूमिका विन्यास में अस्थायित्व संरचनात्मक कारकों की बात किसने की है? मर्टन ने की है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह को एक अवधारणा के रूप में पहले किसने प्रयुक्त किया? तो ये हाइमैन होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गेमेनशेफ्ट और गेसलशेफ्ट अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है, पता होगा आपको, टॉनीज ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? पार्सन्स की, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन एंड गिडेंस। बुक से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर 16 का राइट आंसर मर्टन हो जाएगा। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये बुक मर्टन की है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठनों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुसंस्कृति, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद या फिर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंस्कृति हो जाएगा। यहाँ पर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों का बहुलवादी सिद्धांत दिया हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट डॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी 18 का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की है? तो वैधता संकट का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो हेबरमास ने दिया था। 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक ज़रूरत है, इस पर बल दिया था लेंस्की ने, आर के मर्टन ने, किंग्सले डेविस ने या फिर लुइस कोजर ने। तो सामाजिक स्त्रीकरण को एक सृजनात्मक ज़रूरत बताया था किसने? किंग्सले डेविस ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं? ठीक है, जजमानी व्यवस्था क्या आप पूछ रहे हैं यहाँ पर? ऑप्शन देखिए, जातियों की प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता, महलवारी व्यवस्था या फिर ग्रामीण सामाजिक संरचना। तो जजमानी सिस्टम के बारे में बात करना है, तो बताना है। तो जातियों की प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता और सामाजिक ग्रामीण सामाजिक संरचना, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड जजमानी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, किसने सबसे पहले अध्ययन किया था, कहाँ पर किया था, बुक क्या थी, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वाइजर का स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम में, और ऑस्कर लेविस का। तो वाइजर से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नेट के एग्ज़ाम में भी, एंड इस आपका जो ये लेक्चरार वाला हो रहा है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कम्युनिटी पर भी लिंक वीडियो का शेयर कर दिया गया है। एंड कुछ लोग कह रहे थे नेट के लिए भी मैम शुरू कर दीजिए, तो उसका जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो 1 महीने पहले वीडियोस आने लगेंगी, उसके लिए भी सिलेबस लगभग एक ही है। एंड उसका नेट का पूरे यूनिट्स करा दिए गए हैं कंप्लीट।
आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आपका जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला होगा, ठीक है, उसके कुछ दिन पहले या 1 महीने पहले ही टेस्ट सीरीज़ टाइप के आ जाएंगी वीडियोस, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी चैनल पर नए लोग हैं तो वो क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हों, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हों, उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सिलेबस लगभग पूरा सेम है, ठीक है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस नेट के वाले जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका अलग से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता दिया गया है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, यानी कि सोशल चेंज में बताया है, विचारों की बात किसने की है, वेबर ने। यहाँ पर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जाति सात्यक प्रतिरूप यानी मॉडल दिया था, प्रस्तुत किया था। श्रीनिवास ने, सुरजीत सिन्हा ने, एस.सी. दुबे ने या फिर डी.एन. मजूमदार ने। तो यहाँ पर सुरजीत सिन्हा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। संस्कृतिकरण इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, श्रीनिवास ने, प्रभु जाति, ठीक है, पश्चिमीकरण। और संस्कृतिकरण को पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण बोला था, बाद में उसको चेंज करके संस्कृतिकरण कर दिया, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या है संस्कृतिकरण, क्या है, ठीक, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस बुक में बात की है और वो बुक कब लिखी थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखे वीडियोस को। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण के बारे में बताना है क्या सही है। ऑप्शंस देखिए, ए है यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, बी है या भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई, ऑप्शन सी यह सामाजिक परिवर्तन का बहुजात स्रोत है, या फिर ऑप्शन डी यह एक स्थितिकीय परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है, कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है। लुई वर्थ ने नगरवाद की, ठीक, गतिशीलता, आकार, घनत्व या फिर विषमता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता शामिल नहीं था, बाकी के 3 थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण के अध्ययन का जो ख्याति सूचक उपागम है वह है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था। फ्रेंड्स, कुछ वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट केवल दिए गए हैं, वो किसके हैं उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में, ज़्यादातर ही एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कॉन्सेप्ट किसका है, जैसे कि संदर्भ समूह किसका है, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत किसका था, आई, मी एंड सेल्फ का जो था ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। ये सब आपको याद होने चाहिए, उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट किसने कहा है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर ख्याति सूचक जो उपागम है स्त्रीकरण के लिए, वो दिया हुआ था लॉयड वार्नर ने। यहाँ पर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, वह सामाजिक समूह जिसमें आम तौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो, उसे क्या कहेंगे हम, जातीय वर्ग कहेंगे, कृषक वर्ग कहेंगे या फिर हम जनजाति कहेंगे। तो यह जनजाति हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह क्या कहलाएगा, निर्जातीयता, निर्जातीय केंद्रवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो ये निर्जातीय केंद्रवाद कहलाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, स्टेटस एंड रोल टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, जैसे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, बहुलवाद क्या होता है, बहुल भूमिका क्या है, बहुल प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति क्रम क्या है, और रुग्ण भूमिका क्या होती है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अक्सर स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं क्या है, ठीक है, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, लेविरेट जो प्रथा है वह पाई जाती है मातृवंशीय समाजों में, बी ऑप्शन है, पितृवंशीय समाजों में या फिर द्विवंशीय समाजों में या फिर उपयुक्त सभी समाजों में। तो ये जो प्रथा है वो कहाँ पाई जाएगी, पितृवंशीय समाजों में, आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट है, किम्बुज्म
क्या है, ठीक है। किबुज़्म क्या है, तो यह आर्थिक रूप से समान परिवारों का एक समुदाय है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड यहाँ से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। लगभग सभी जितने भी लोग हैं जो कि आप लोग अप्लाई किए हुए एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर आपका पीजीटी वाला हो, लेक्चरर वाला हो, तो उनकी सबकी सोशियोलॉजी में उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, तभी आप लोग बोलते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। सिलेबस देख कर ही आप लोग पढ़िए। नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वह हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी तुलना करें तो। और जो भी नेट का एग्ज़ाम दे चुका है या उसने क्वालिफाई कर लिया है, वो स्टडी कर रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगी। और जो बहुत दिनों बाद स्टडी कर रहा है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि पहले की जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे से देखिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपका जीएस में आपको क्या करना है, आपको बस जीएस आपका अच्छा करना है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं और ये कम नहीं है, ठीक है। इसी में से ही होगा, बाकी का प्रॉब्लम होगी तो जीएस से ही रिलेटेड होगी आप लोगों को, अगर जिसकी कमज़ोर है तो, ठीक है। तो उसे अच्छे से करिए, बाकी सब्जेक्ट पे तो आप लोग कर ही लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या फिर वीडियोज़ या फिर बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप अपने से भी जो आपके नोट्स हैं आप उनसे भी काफ़ी पढ़ रहे होंगे, एंड वीडियोस से तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, जिन वीडियोस को आपको कहा जाता है उन्हें देख लीजिए, तो उन्हें ज़रूर देख लिया करिए। बाकी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रथम रेलवे किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड लिंटन। तो यहाँ पर जो प्रथम रेलवे है वह किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कब, 1853 में, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी में, लॉर्ड कैनिंग में, सर हेनरी होर्डिंग में या फिर लॉर्ड लॉरेंस में। तो यहाँ पर 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था अधिनियम पारित ना, 1856 में यह अधिनियम यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। और जो विधवा आश्रम है उसको भी नोट कर लीजिए, 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। और ये किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि प्रथम रेलवे, ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी थी, ठीक है, 1853 बम्बई से थाने के बीच में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो किस उद्देश्य को लेकर ये किया गया, तो जो कच्चा माल होता था देश के आंतरिक भागों से जो है बंदरगाहों तक ले जाने के लिए, या फिर सेना को दूर क्षेत्रों तक पहुंचाना, जिससे क्या हो गया, जो ब्रिटिश शासक थे उनके प्रति जो विद्रोह हो रहा था उसको आसानी से क्या किया जा सके, उसका अंत किया जा सके, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। तो ये उनका उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या आप लोगों को बताया गया है, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण नीति, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि या फिर लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो ये किसका था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से A.O. ह्यूम संबंधित हैं, ठीक है। कब, 1885 में हुई थी। सहायक संधि की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा सहायक संधि का, ठीक। और जो चतुराई की बात हो रही है, चतुराईपूर्ण नीति की है, उनसे संबंधित है जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस उनसे संबंधित है। यहाँ पर जो 33 का राइट आंसर है सही बताना है, तो लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सहायक संधि से आपको बताया गया है जॉन लॉरेंस हैं, ठीक है। बाकी का आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम से है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है वो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाकी का आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो होगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने की इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर भगत सिंह। तो किसने भाग नहीं लिया था 1857 के रिवॉल्ट में? तो भगत सिंह थे। राइट आंसर 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, अच्छा है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या फिर दिगंबर विश्वास। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर। ये नेट के एग्जाम में आपकी सोशियोलॉजी में काफ़ी बार पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर 38 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या फिर गांधी जी ने। तो यहाँ पर एनी बेसेंट होगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, G15 है विश्व के विकसित देशों का संगठन, यूरोप के विकसित देशों का संगठन, एशिया के विकासशील देशों का संगठन या फिर विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, आसियान है एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मतलब कि पूरा वही बताना है। तो आसियान क्या है? यहाँ पर 41 का राइट आंसर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? किस वजह से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है? ऑप्शन देखिए, मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति है इस वजह से, कम आयु में विवाह हो रहा है इस वजह से, या फिर जन्म दर में वृद्धि है इस वजह से। तो इसका जनसंख्या बढ़ने का भारत में कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? ठीक है, IRDP, ट्राइसेम, NREP या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने का था। तो ये सभी था। ठीक है, ये सभी कार्यक्रम थे। अब इनके फुल फॉर्म को भी देख लीजिए। ठीक है, तो जो IRDP है इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, ठीक है, IRDP का तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ट्राइसेम का देखें तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, NREP की देखें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी थे जो भारत में गरीबी है, ग्रामीण गरीबी उसको दूर करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन अच्छा है। गरीबी की तीव्रता की माप के लिए, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो जाएगा गरीबी की तीव्रता की माप के लिए। राइट आंसर 44 का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर केपलर ने कहा है। तो ये कहना किसका था? कोपरनिकस का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस का कहना था। राइट आंसर ऑप्शन बी। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य में। तो यहाँ पर 46 का क्या होगा?
राइट आंसर शुक्र एवं मंगल के बीच में। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के बीच में। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य साल में क्या होता है, 2 बार, एक तो आपका 21 मार्च, ठीक है, और दूसरा आपका 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या करता है, विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये याद रखिएगा, डेट्स याद रख लीजिएगा, डेट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात पूछ रहा है कि किस पर्वतों में पाई जाएगी। प्राचीन मोरदार पर्वत में, नवीन मोरदार पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत में या फिर ब्लॉक पर्वत में। तो यहाँ पर नवीन मोरदार पर्वत हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अपनतीय पर घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का। तो यहाँ पर 49 का रिफ्ट घाटी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अधिक उष्णता के लिए इसे जाना जाता है और विश्व का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिण कैलिफोर्निया में डेथ वैली है ये अधिक उष्णता के लिए जानी जाती है और विश्व का गर्म स्थल भी इसे घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की, प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष, हर साल है ना, प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, इस वजह से ये जाना जाता है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।